वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। आज 4 सितंबर 2023 मंडे। हमारे इस चैनल में न्यूज़पेपर की एनालाइज किया जाता है। इसमें समझा जाता है कि कौन सा न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले हम आते हैं पहले आर्टिकल में अपने। इस समय हमारे नेशन में बहुत ज़्यादा बात हमारे अभी क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 का समिट होने से पहले एक इंटरव्यू दिया। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात फेस सैली के ऊपर है। फेस सैली का मतलब कि ये जो फिजिकल वाला एंगल है, ये बहुत ज़्यादा ये करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार इसी के ऊपर बात चल रही है। हमारे नेशन में फ्री वीज़ को लेकर ज़्यादा बातें हो रही हैं। फ्री वीज़ क्या है, इसको हिंदी में समझते हैं कि मुफ्त में किसी चीज़ को दी जाए उसे फ्री वीज़ बोला जाता है, मुफ्त में। आज के समय में क्या है, आज के समय में जो हमारे डिफरेंट पार्टियां हैं, वो क्या है, अनाउंसमेंट करती हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको मुफ्त की चीज़ें देंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। जैसे वो मुफ्त में रेवड़ी वाला जो स्टेटमेंट आया था, उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसके बाद सबके दाव खुल गए दोस्तों। जैसे कि जो पार्टियां हैं हमारी, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सभी के सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में ये नज़र आए कि और इन्होंने बोला कि इसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि फ्रीबीज को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। फ्रीबीज को लेकर स्टेट को इम्पैक्ट पड़ते हैं। स्टेट का फिजिकल एंड कमर्शियल। अब इसी के ऊपर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्री वीज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं है और ना तो डिफाइंड है। ये पहला पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है, जिसमें ये रिपोर्ट कर सके कि फ्री वीज जो है की जो चीज़ें हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेकर। सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि पहले 250 रुपये, 500 रुपये, इवन 1000 रुपये भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी फ्रीबीज के तौर पर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कराती है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में मोबाइल फ्री में दे रही है। ऐसे भाजपा ने अभी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में, उसमें फ्री में राशन बंटवाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। ऐसे आप ले लीजिए SP समाजवादी पार्टी, BSP बहुजन समाज वाली पार्टी। तो ये आपको फ्री बीज के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे और समझने को भी मिल जाएंगे कि फ्री बीज होता क्या है। अब क्या है, जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तो फिर जो वोट देते हैं, वोट में ये कहा जाता है चुनाव के दौरान पे कि कोई भी वोटिंग लालच के तौर पे नहीं होगा, करप्शन के तौर पे नहीं होगा। तो उसी पे एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन कि जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं,
फ्रीबीज को लेकर जवाब मांगा सारी पार्टियों से, सारे पार्टियों से। तो सारे पार्टियों ने एक सुर में जवाब दिया कि नहीं, इसे नहीं रोका जाएगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी पार्टी बोली कि हम इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री देंगे। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि कॉस्ट कम हो जाए, जीरो हो जाए 200 यूनिट का, तो इसका 200 यूनिट कोई ना कोई तो पे कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो पे करता है वो गवर्नमेंट पे करती है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनाज भी तो फ्री में दिया जाता है। तो अनाज अगर नहीं दिया जाएगा, अनाज नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण के कारण लोगों की जान जा सकती है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे प्रोवाइड किया जाए, लेकिन क्या स्मार्टफोन जो सरकार बांटती है, क्या इससे कोई किसी की जान जा सकती है? लेकिन यहाँ पे वही बात आती है जस्टिफिकेशन वाली वो बात आती है। अब जैसे कि स्मार्टफोन के थ्रू हम उन्हें और भी अवेयरनेस कर रहे हैं, जिससे वो कोई भी स्कीम को ढूंढ सके, एंटरटेनमेंट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, इन्फॉर्मेशन ले सके। यहाँ पर सरकार का ये कहना है, ये तर्क देती है, ये कहती है कि हम स्मार्टफोन देने से हमको ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है कि इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी से बोला गया G20 के समिट में चाइना आने से मना कर रहा है। आपको पता है कि सी जिनपिंग साहब आने से मना कर रहे हैं, आने से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में जो समिट हुई थी G20 की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो समिट हुई थी G20 की, तो इसको लेकर चाइना भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। और भारत ने यहाँ पर बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाले जो भी जो थोड़े से हिस्से हैं, जो चाइना बोल रही कि हाँ ये चाइना का हिस्सा है, यहाँ पर बोला गया कि वो अभी भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ पर किसी भी देश को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और कुछ जियोपॉलिटिक्स भी हो रही है, जैसे चाइना G20 समिट में आने के लिए मना कर रहा है। तो उसमें क्या है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट, LAC डिस्प्यूट और साथ में इंडिया एंटी चाइना डिस्प्यूट। ओके सर, ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम कवर किए हैं। हाँ दोस्तों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आप सभी ने हाल फिलहाल में एक केस का ज़रूर जिक्र सुना होगा, ज्ञान मापी मामला। आपने सभी ज्ञान मापी केस के बारे में तो सुना ही होगा। वाराणसी के अंदर में वहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजी सर्वे ASI के द्वारा क्या किया जाए, सर्वे किया जाए क्या क्या चीज़ें पुरानी रही हैं, क्या क्या चीज़ पहले रहा है, उस चीज़ का सर्वे किया जाए। और सर्वे का डिसीजन कोर्ट ने दे दी है। अब क्या है कि ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन उठाने का पर्सपेक्टिव क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। अब ये समझने की कोशिश करिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 में पास हुआ था। यह एक्ट क्यों आया था, कैसे आया था, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया है तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। और भी प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि और भी सारी पिटीशन यहाँ पर डाली जाएंगी। अब इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में बताया गया है कि आप किसी भी रिलीजन का आप नेचर चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म का नेचर चेंज नहीं कर सकते। जब आप किसी रिलीजन का नेचर नहीं चेंज कर सकते, फिर ये सर्वे कराने की क्या औचित्य है। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है
बस सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ये जो पिटीशन है ये पूजा के अधिकार का पूजा के अधिकार को देखते हुए ये पिटीशन हमको रिलीजन नेचर बदलना है, हम बस यहाँ पे पूजा कर सकें। कहीं भी आप पिटीशन में देखेंगे तो उन्होंने उन्होंने कहीं पे भी रिलीजन चेंज करने की बात कही नहीं है। बस उनका कहना है कि हम पूजा का अधिकार यहाँ पे करने को मिल जाए। अब यहाँ से पॉइंट समझिए, देश हमारा आज़ाद होता है 1947 में। आज़ादी के बाद बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए कि पहले ये मंदिर था, फिर बाद में किसी और से यह इसका रिलीजन चेंज कर दिया गया, रिलीजन नेचर इसको चेंज किया। जैसे कि आप कह सकते हैं मस्जिद बन गया, आप कह सकते हैं चर्च बन गया, XYZ कोई भी चीज़ें आप कह सकते हैं कि उसको ध्वस्त कर दिया गया, XYZ कोई भी चीज़ें उसमें वहाँ पे हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे राम मंदिर का केस तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसको दो तरीके से, एक लीगलिटी की वजह से और एक पॉलिटी की केसेस आए। अब क्या है दोस्तों कि पहले जब अंग्रेज का जब शासन काल था भारत में, तो कई सारे मंदिर, कई सारे चीज़ें जो प्लेसेस को ध्वस्त कर अपनी कॉलोनी बनाया, उसको वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया रिलीजन को। उसके बाद भारत में कई सारे केसेस आज़ादी के बाद आए। ऐसे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते जाएंगे, केस बहुत सारे आएंगे। उसको लेकर एक्ट बनाया गया जो इसको फ्रीज़ करेगा। अब फ्रीज़ करने का मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कहा गया कि जैसा रिलीजन स्टेटस लोगों का है, जिस भी मॉन्यूमेंट का रिलीजन का उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के थ्रू अब आप कहेंगे सर कि अयोध्या वाला मामला कैसे हो गया? तो अयोध्या वाला मामला जो है वो इस एक्ट का एक्सेप्शंस है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका एक्सेप्शन है राम मंदिर वाला मामला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उनका कहना है कि जो कोर्ट ने जो आर्डर दिया है ASI के सर्वे करने के लिए, वो कहीं ना कहीं 1991 एक्ट उसको ही क्या कर रहा है, एक तरीके से ओवरराइड कर रहा है। ये एक्ट अपने आप में ये कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजन नेचर को चेंज नहीं कर सकते, फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों अभी इस एक्ट के एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस, इसको हम सेक्शन 5 में पढ़ते हैं। ये एक्ट अप्लाई नहीं करता एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में जो केस हुआ वो एक्सेप्शन था, क्योंकि इसकी लीगल प्रोसेसिंग आज़ादी के पहले से ही चल रही थी, इसलिए इस केस के ऊपर ध्यान दिया गया इसको। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारे वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे सर्वेस होते रहते हैं। उसमें एक सर्वे हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 121 देश है। इसमें से अपना भारत 107वें रैंक पे आया। और नाइजीरिया देखें तो 130वें रैंक पे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात करें तो वो 99वें रैंक पर है। यहाँ पर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को हंगर से रिलेटेड कंसर्न जताते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो एक और रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ये वर्ल्ड के लेवल पे ये रिपोर्ट आई थी कि भारत के अंदर में 4.3 मिलियन लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। यानी हमें क्या ज़रूरत है कि फूड सिक्योरिटी के बाद हमको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें क्या है कि हमारे देश के जो स्टेट हैं उसका भी डाटा अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर न्यूट्रिशन लोगों को मिल जाता तो हम पोषण का अभियान क्यों चलाते, हम फोर्टिफाइड राइस की बात क्यों करते हैं, और हम ये क्यों कहते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिशन है उसमें हम सैसेज हैं उन क्यों देंगे। यानी कि कहा जाए तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो है देश में। अब जैसे हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, ये बहुत सारे क्राइटेरिया को लेकर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्टंटिंग आपको पता ही होगा, कोई बच्चे का हाइट कम हो जाती है, ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है औरों की अपेक्षा में। दूसरा वेस्टिंग जैसे जो आपने जो भी चीज़ खाया पिया वो वेस्ट हो गया, उस हिसाब से वज़न आपका नहीं बढ़ा। अंडर नरिशमेंट, मोर्टालिटी रेट, ऐसे कई सारे को लेकर ये कई डाटा इसमें कंसीडर किया जाता है। ये डाटा से हमको पता चलता है कि चिल्ड्रन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता चिल्ड्रन को। उसके बाद वीमेन को भी उनका न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है। ऐसा हमको क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर आप देखेंगे कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उनका ब्रेन सही से विकास नहीं करता है। सही से विकास नहीं करेगा तो उनके जो स्किल जो थोड़े से बड़े होकर स्किल जो सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते। कई बार दोस्तों आपने देखा ही होगा कि छोटा शरीर सही से ग्रोथ नहीं कर पाना, बुद्धिमत्ता का विकास नहीं हो पाना, बहुत से पतले इंसान आप देखेंगे कि लगातार वहाँ पे मृत्यु होती ही रहती है। महिलाओं में अलग प्रकार की परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हमारी जो हेल्थ सिस्टम वो खुद ही क्रिटिकल है कहीं ना कहीं स्टेट को लेकर, यह चर्चा का विषय है। उसके बाद हम जो गवर्नमेंट है उसमें कई सारी स्कीम को लेकर आती रहती है ताकि लोगों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, उनका विकास हो सके, अच्छे से पूरा उनका विकास हो सके, बुद्धिमत्ता अच्छे से हो सके, ताकि वो हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए अच्छे से काम कर सकें। आपको समझ में आ गया? आप देखेंगे कहीं देशों में, कहीं स्टेटों में आप हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेकर बात होती है। मिड डे मील भी
इसी को लेकर है, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके बच्चों को। तो 4 रोटी दे रहा हूँ, तो 4 रोटी दे रहा हूँ तो उसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट तो ध्यान होगा। पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पीडीएस से क्या है कि हम लोगों को राशन देते हैं। राशन में क्या है कि जो जैसे राइस है, राइस में हम फोर्टिफाइड राइस देते हैं। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से इसमें न्यूट्रिशन मिलाया जाता है। ऐड करें न्यूट्रिशन, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा लोगों को। आप देखेंगे कई सारे सेक्टर में ये हेल्पफुल हो रही हैं ये सारी स्कीमें। गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम में मिड डे मील है। मिड डे मील में क्या है कि ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को। क्या है कि कई सारे परिवार अभी भारत में ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की बात छोड़ ही दीजिए सर आप। न्यूट्रिशन वो उनको कहाँ मिल पाएगा, कहाँ कैसे कर पाएंगे, हमको नहीं लगता कि वो कर पाएँ। तो इसकी वजह से वो जो परिवार है वो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उनको एक वक्त का खाना मिल सके, अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके, एक अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके, उसके प्लस में एक उनको शिक्षा मिल सके। इसकी वजह से वो परिवार उनको मिड डे मील, अरे वो उसको सरकारी स्कूल में भेजते हैं। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होंगे। अब इसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में 5 रुपए की थाली, और राजस्थान में जो न्यूट्रिशन मिलते हैं सस्ते करके। बीच में तो हमारे कुछ ऐसे आए थे कि सैसे दिया जा रहा था, कि उसको दुकान पे जाकर आप रिडीम कर सकें, उसको ले सकें, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन मिल पाएगा। ऐसे करके आप एग्ज़ाम में आप अच्छे से पॉइंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों एम्पैथी ज़रूर रखिए अपने जीवन में दोस्तों, कि आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। आपसे आपके अंडर में जिला होगा, सबसे बड़ी चीज़ जिला होगा। पूरा जिला जो आप कहेंगे अगले सुबह वही इसी चीज़ का पालन होगा। तो दोस्तों ये सब ध्यान दीजिए कि हम लोग किस तरीके से जिला को आगे चल के आप राज्य को, उसके बाद आप भारत को चलाने वाले हैं। कि कैसा हम सोचें कि अच्छे से काम हो सके। ये थोड़ा सा एग्जांपल में बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं। तो कई सारे एग्जांपल हैं जिसे आप दे सकते हैं, जैसे कि पोषण स्कीम, मिड डे मील, स्पेशली वुमेन को लेकर, वुमेन जब प्रेगनेंसी के दौरान इनसफिशिएंट फूड, सैसे को लेकर। उसके बाद आंगनबाड़ी में चीज़ देखेंगे। उसके बाद हमको वाटका बनाना, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद आप देखेंगे टीबी के रोगी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। प्लस में आप एग्जांपल देंगे पीडीएस सिस्टम, उसमें आप देंगे फोर्टिफाइड राइस। फिर उसके बाद क्या है, अवेयरनेस। कहीं आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयरनेस करती है कि किसको कितना न्यूट्रिशन एक दिन में मिलना चाहिए। आप अगर इतने एग्जांपल लिख देंगे, जितना उन्होंने बताया, कुल 8 एग्जांपल बताए हैं हम आपको, इतने एग्जांपल अगर आप लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छा आप तर्क दे पाएंगे। न्यूट्रिशन को लेकर बहुत सारे स्कीम हैं, लार्ज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर में। फिर भी हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर, सॉरी, फूड इनसिक्योरिटी है, हंगर है, चाइल्ड माइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर। ये सारे एग्जांपल अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो हमारा भारत 107वें नंबर पे आया है वर्ल्ड को लेकर। ओके सर।
हम आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में आनी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दिए हैं। सो दोस्तों, चूँकि जो भी वीडियो में जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बनाने की, संभालने की। सो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए जो हम इसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको ज़रूर आप कमेंट करें ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।